नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड की थर्ड यूनिट के टॉपिक बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणुओं की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। वे हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने पानी की बूंद में सूक्ष्मदर्शी जीवों को देखा और उन्हें नाम दिया जंतुक यानी एनिमलक्यूल। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी और उनका नाम क्या दिया था? एनिमलक्यूल दिया था। फिर उसके बाद लुईस पाश्चर ने जब फर्मेंटेशन यानी किण्वन और अवकरण मतलब डिके जैसे विषयों पर रिसर्च की, शोध किया, तो उसके बाद ये प्रमाणित हुआ कि जीवाणुओं की जो उत्पत्ति है वो स्वतः नहीं होती। या आपने पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, है ना, वह उसका जो उसके लिए जो प्रूफ था वो किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने दिया था। उसके बाद रॉबर्ट कोच, जिन्होंने कोच पोस्टुलेट्स दिए थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा एंथ्रेक्स और ट्यूबरकुलोसिस, कोरेला वगैरह ये सारे जो रोग हैं वो जीवाणुओं मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बैक्टीरिया का जो नाम है वो अर्नेस्ट एरनबर्ग ने दिया था 1829 में। अर्नेस्ट हैक्ल ने 1894 में प्रोटिस्टा डिवीजन प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा था बैक्टीरिया को। ये जो प्रोटिस्ट थे उनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया, टू लार्ज ग्रुप्स में डिवाइड किया, लोअर प्रोटिस्ट और हायर प्रोटिस्ट। निम्न प्रोटिस्ट व उच्च प्रोटिस्ट। तो जो निम्न प्रोटिस्ट थे उसके अंदर उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा, जैसे कि जीवाणु व नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं उनको उन्होंने रखा था। जबकि हायर प्रोटिस्ट या उच्च प्रोटिस्ट में उन्होंने यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक कोशिका संगठन वाले जीवों को रखा था, जैसे प्रोटोजोआ, एल्गी मतलब शैवाल, फंगस मतलब कवक। ये तो हमारे बैक्टीरिया के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु जिसकी खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। वो है क्या? तो जीवाणु क्या है? सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। आप सबसे पहले क्या देखेंगे? बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स या इसकी जो सामान्य लक्षण हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये यूबिक्विटस या कॉस्मोपॉलिटन है। मतलब ये जल, पृथ्वी, वायु मतलब वाटर, सॉइल एंड एयर सभी जगह मौजूद होते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमने इसकी डेफिनेशन में देखा, ये माइक्रोस्कोपिक हैं। कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। इनको बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता। विदाउट माइक्रोस्कोप आप बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। तीसरा, ये यूनिसेल्यूलर हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका नेचर कैसा है। तो ये हीट्रोट्रोपिक हैं, विषमपोषी हैं। ज़्यादातर कैसे हैं? विषमपोषी। और कुछ कैसे हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रोपिक हैं, जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। इनकी जो कोशिका, जो यूनिसेल्यूलर सेल की बात, हम यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर बता रहे हैं इनको, तो वो जो कोशिका है वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अब आगे जो भी कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं वो किससे संबंधित लिखने हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपने पढ़ा है ना प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में? कैसी होती है प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर एक कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? म्यूकोपेप्टाइड की, है ना। ये सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट्स में म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। फंगस यानी कवक में काइटिन की बनी हुई होती है,
और हायर प्लांट्स में मतलब एल्गी वगैरह में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी। एल्गी, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स सब में किस, ब्रायोफाइट्स वगैरह किस में बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है। अब अगली बात, सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है, वो सेम ही है सभी ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद जो इसका साइटोप्लाज्म है ना, उस साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ऐसी सेल ऑर्गेनली मौजूद नहीं होती जिसके ऊपर क्या हो, मेम्ब्रेन हो। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट। कोई भी कोशिकांग जिसके बाहर झिल्ली हो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होता। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग के नाम बताइए आप मुझे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है ना। क्या क्या, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, अंतर्प्रद्रवीय जालिका इत्यादि, ये सभी कोशिकांग यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं क्योंकि ये सब कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है, झिल्ली युक्त हैं। ठीक है भाई, अब ये सब मौजूद नहीं है तो भाई न्यूक्लियस जो हमारा होता है उसके बाहर भी तो एक झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो भी मौजूद नहीं होनी चाहिए। अब वो भी मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो केंद्रक का काम, डीएनए जो है वो डीएनए ऐसा होता है साइटोप्लाज्म में खुला पड़ा हुआ होता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ। यह केंद्रकाभ कैसी संरचना है, ऐसी संरचना है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और वो जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम बनने के लिए चाहिए हिस्टोन प्रोटीन, और वो हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो न्यूक्लियोइड कैसी संरचना हुई, जिसके बाहर केंद्र की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना, न्यूक्लियर पोर नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, और क्रोमोसोम जैसी भी कोई संरचना मौजूद नहीं है। ऐसा डबल स्टैंडर्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में खुला पड़ा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो न्यूक्लियस तो क्या हो गया, ब्रेन का काम कर रहा है सेल का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोटीन। भाई एंजाइम जो है वो सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं ना। तो ये जो प्रोटीन्स हैं उनके बिना तो काम नहीं चल सकता सेल का, तो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम। तो यहाँ पर राइबोसोम मौजूद हैं, पर वो यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल की तरह एटीएस नहीं होते। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पर एटीपी बनेगी, है ना, एडीपी नहीं बनेगी तो एनर्जी कैसे मिलेगी। तो वो एनर्जी मिलने के लिए कहाँ होती है प्रक्रिया यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, वो प्रोसीजर यहाँ पर कहाँ होता है, मीजोजोम्स में। ठीक है, तो अब बचा, अगर वो स्वपोषी है तो वो खाना कैसे बनाएगा, उसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, तो यहाँ पर आप इसको तो करेक्ट करेंगे कि यहाँ पर जो पिगमेंट है उसे क्लोरोफिल नहीं कहते, क्रोमेटोफोर कहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये कहाँ मौजूद होता है, ये सेल मेम्ब्रेन की अंतर्वलयों में मौजूद होता है, इन्वोल्यूटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में मौजूद होता है ना। क्लोरोप्लास्ट तो यहाँ मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए ये इस तरीके से मौजूद होता है। तो ये हो गए सारे ज़रूरी चीज़ें जो इसमें मौजूद होती हैं, और बाकी सारे कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर एब्सेंट हैं। अब हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की, जनन की। तो यहाँ पे जो जनन है वो तीनों तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। तो सबसे पॉपुलर जो तरीका है या सबसे कॉमन जो मेथड है वो है बाइनरी फिशन, द्विखंडन। ठीक है, अब मैंने बात की यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होने चाहिए,
पर यहाँ पर तो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, एक कोशिकीय जीव में तो ये संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कह रहे हैं? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस प्रोसीजर को कह रहे हैं जब जेनेटिक जो मटेरियल है उसके अंदर बदलाव आए, जो आनुवांशिक पदार्थ यानी जो डीएनए है उसके अंदर कुछ चेंज आएगा, कोई वेरिएशन आएगा, वो जो प्रोसीजर है वही किसका, उसी को हम क्या कह सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आना, तो इस वजह से यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवांशिक पुनर्योजन। और ये जो आनुवांशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो बैक्टीरिया में 3 तरीके से होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, ट्रांसडक्शन मतलब पराक्रमण। देखिए यहाँ पर मुख्य बिंदु ये है कि बैक्टीरिया तो सभी जगह मौजूद होगा, लेकिन वो डीएनए जो पुनर्योजन कर रहा है वो डीएनए अगर फ्री है, किसी भी जीव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तब क्या होगा? रूपांतरण। फ्री डीएनए से अगर हो रहा है तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दूसरे बैक्टीरिया के साथ वजह से हो रहा है तब उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। और बैक्टीरिया में अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या आनुवांशिक पुनर्योजन किसी वायरस की वजह से हो रहा है, किसी विषाणु के कारण हो रहा है, तब हम उसे कहते हैं ट्रांसडक्शन या पराक्रमण। तो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, उन पॉइंट्स को आपको लैंग्वेज में लिखते हुए इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत एक क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, तो आपको ये बैक्टीरिया के सामान्य लक्षणों में लिखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया की, जीवाणु की, वो कैसी दिखती है। तो ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। देखिए सबसे बाहर की परत है वो है स्लाइम लेयर, और ये इसमें जो जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इन सभी पॉइंट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर के अंदर क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और पंख के बाद क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर चलें तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली। उसके बाद हमने लिखा है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ये क्या है? ये वो ग्रेन्यूल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम जो एक एमआरएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं एक समूह में, तब उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। मेटाफॉस्फेट, ये भी ग्रेन्यूल्स हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड की तरह। क्रोमेटोफोर, मैंने बात बताई थी आपको कि क्लोरोफिल टर्म आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, यहाँ आपको जो पिगमेंट के लिए या वर्णक के लिए जो शब्द यूज़ करना है वो क्या करना है? क्रोमेटोफोर करना है। राइबोसोम फ्री भी हो सकते हैं तो तब उन्हें राइबोसोम कहेंगे। और न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ, फिर साइटोप्लाज्म जो अंदर सारा का सारा होता है जीव द्रव्य, फिर बेसल ग्रेन्यूल ऑफ पाइलस, पिलस या पिल्लाई जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होती है। देखिए पूरे सरफेस पे बनी हुई छोटे छोटे हेयर लाइक अपेंडेजेस है ना, रोम नुमा संरचनाएं जो बनी हुई हैं वो क्या हैं? पिल्लाई हैं। फिर उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है उसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये उंगली नुमा जो संरचनाएं हैं जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद सभी एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं, वो संरचना कहलाती है मीजोजोम। और मीजोजोम के बाद देखिए आपको एक यहाँ पे बना हुआ है फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है ये पिल्लाई से बड़ा है और इस कशाभिका का काम क्या होता है? मूवमेंट या लोकोमोशन, ये मोटिलिटी का कारक है। फिर ये देखिए या तो बैक्टीरिया के बाहर स्लाइम लेयर हो सकती है, पंख हो सकती है, या कैप्सूल हो सकता है, कैप्सूल या संपुटक, तो दोनों में से एक ही होगा, इसलिए एक छोटे से एरिया में इसको दिखा दिया है इन्होंने ये बताने के लिए कि कोशिका भित्ति के बाहर या तो कैप्सूल या स्लाइम लेयर मौजूद हो सकती है, या तो अवपंख या संपुट मौजूद हो सकता है। तो ये आपके बैक्टीरिया का क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अगर आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है कई बार
एक छोटे क्वेश्चन में कि भाई आप बैक्टीरिया के अल्ट्रास्ट्रक्चर का डायग्राम ड्रॉ करें, तो आपको ये चित्र लेबल डायग्राम जो है ये ड्रॉ करना होगा। धन्यवाद।